गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल की क्लास में हमने राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप के बारे में पढ़ा, जिनमें दो प्रकार का स्वरूप था। एक विकासपरक स्वरूप था और दूसरा जो था लोकतांत्रिक स्वरूप हमने देखा था। आज की क्लास में राजनीतिक सहभागिता के दो तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। राजनीतिक सहभागिता के दो तरीके कौन कौन से हैं? राजनीतिक सहभागिता के दो तरीके, राजनीतिक सहभागिता के दो तरीके। देखिए, राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक हो जाता है। अब इनमें तरीकों की बात करें तो जैसे पहला तरीका आता है विद्यार्थियों, सामुदायिक गतिविधि। सामुदायिक गतिविधि अब सामुदायिक गतिविधि क्या है? समुदाय के लोग जो होते हैं सामूहिक हित के लिए, किस हित के लिए? सामूहिक हित के लिए। जैसे स्वच्छता अभियान है, सुरक्षा अभियान है, तो सामूहिक हित के उद्देश्य के लिए रैली निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, पत्र अभियान शुरू करते हैं, या अपनी बात जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, या समुदाय के लोग मिलकर के जनप्रतिनिधि संपर्क करते हैं। ये सारी गतिविधि क्या कहलाती है? सामुदायिक गतिविधि कहलाती है। अब इससे राजनीतिक सहभागिता कैसे बढ़ती है? जब समुदाय के लोग शुरुआत अपने मोहल्ले से करेंगे कि भाई यहाँ पे ये सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आ रहा है, इतने दिन से गंदगी पड़ी है, यहाँ पर कई प्रकार की बीमारियां हो रही है, ठीक है ना। तो नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना या हस्ताक्षर अभियान चलाना कि भाई यहाँ पर हमारे जो हैं पानी की सप्लाई जो है, नल जो है 4 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। जलदाय विभाग में जाकर के लोगों का एक समूह मिलता है, या सामूहिक तरीके से इकट्ठे होकर के मोहल्ले में एक सफाई अभियान चलाते हैं। ये सब गतिविधियां विद्यार्थियों क्या कहलाती है? सामुदायिक गतिविधि कहलाती है। तो शुरुआत में जो लीडर होता है विद्यार्थियों, वो मोहल्ले स्तर पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वहां पे नेतृत्व करता है, लोगों के सामने अपनी बात रखता है, मोहल्ले के हितों की बात करता है। तो धीरे धीरे ऐसे करके विद्यार्थियों राजनीतिक सहभागिता लोगों की बढ़ती है और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है, ठीक है ना। तो सामूहिक हित के लिए समुदाय के लोग सामूहिक हित के लिए सामूहिक हित के लिए जैसे स्वच्छता, सुरक्षा, आदि मुद्दों हेतु एकत्रित होते हैं। रैली निकालना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, जनप्रतिनिधि से संपर्क करना,
जनप्रतिनिधि से संपर्क करना, विरोध प्रदर्शन करना, आदि सामुदायिक गतिविधियां हैं, आदि सामुदायिक गतिविधियां हैं, गतिविधियां हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राजनीतिक सहभागिता के 2 तरीकों में सामुदायिक गतिविधि क्या है। क्वेश्चन अभ्यास क्वेश्चन आया हुआ है, सामुदायिक गतिविधि पर टिप्पणी लिखिए। तो सीधी बात है कि समुदाय के लोग जो है सामूहिक हित के लिए, जैसे स्वच्छता अभियान है, सुरक्षा है, आदि मुद्दों हेतु एक्टिव होते हैं। रैली निकालना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, जनप्रतिनिधि संपर्क करना, जनप्रतिनिधि से संपर्क करना, विरोध प्रदर्शन करना, आदि सामुदायिक गतिविधियां हैं। अब जनप्रतिनिधि से कहते हैं कि भाई देखो, आप हमारे वार्ड पार्षद हो, जिस समय आपने चुनाव जीतना था उस समय तो आप बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर समय पर यहाँ पे मोहल्ले के अंदर सफाई होगी, ठीक है ना, नल कनेक्शन घर घर कर दिया जाएगा, समय पे पानी की सप्लाई होगी, ठीक है ना, सड़कों का निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। लेकिन आपने जो वादे किए वो निभाए क्यों नहीं। तो इस प्रकार से जब जनप्रतिनिधि संपर्क करते हैं, लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, इसमें किसी का व्यक्तिगत हित नहीं होता, पूरे समुदाय का हित होता है। ये होता है सामुदायिक गतिविधियां। तो इस सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों के अंदर, विद्यार्थियों, एक जागरूकता का संसार होता है और लोग मिलकर के जो हैं इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात जो है विद्यार्थियों, ये पहली सामुदायिक गतिविधि जो है विद्यार्थियों, इसमें समुदाय का हित जुड़ा हुआ होता है। और दूसरी बात, सरकार व नागरिकों के बीच परस्पर क्रिया, सरकार व नागरिकों के बीच परस्पर सक्रिय क्रिया, ये 2 तरफा क्रिया होती है। ये क्रिया 2 तरफा होती है। एक पक्ष क्रिया करता है, एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष प्रत्युत्तर देता है। राजनीतिक सहभागिता के लिए दोनों पक्ष पहल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है विद्यार्थियों, सरकार व नागरिकों के बीच में परस्पर सक्रिय क्रिया। राजनीतिक सहभागिता के जो 2 तरीके हैं विद्यार्थियों, इनमें पहला तरीका जो हमने पढ़ा, सामुदायिक गतिविधियां, ठीक है ना। समुदाय में लोग गतिविधियों के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, तब जाकर के राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा तरीका जो हमने पढ़ा विद्यार्थियों, सरकार व नागरिकों के बीच परस्पर क्रिया। सरकार व नागरिकों के बीच परस्पर क्रिया जरूरी है। एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा प्रत्युत्तर करता है, ठीक है ना। जैसे नागरिकों ने सरकार से अपनी मांगें रखी तो ये नागरिकों ने क्या की, क्रिया। अब सरकार उन मांगों के अनुरूप निर्णय लेती है
ये क्या हुई? प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर। या सरकार जो है जन सुनवाई करती है, लोगों के समस्याओं को सुनने की कोशिश करती है। अब जनता बढ़ चढ़ करके जन सुनवाई के अंदर भाग लेती है, तो पहल किसने की? सरकार ने। प्रत्युत्तर किसने दिया? जनता ने। तो ये दो तरफा क्रिया है विद्यार्थियों, एक पक्ष क्रिया करता है और दूसरा प्रतिक्रिया करता है या प्रत्युत्तर देता है। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों नागरिक चेतना, नागरिक चेतना व राजनीतिक सहभागिता, व राजनीतिक सहभागिता। नागरिक चेतना, नागरिक चेतना, शिक्षा का स्तर, वैचारिक स्वतंत्रता, नागरिक सहभागिता के लिए राजनीतिक सहभागिता के लिए आवश्यक है। यूरोपीय देशों व एशिया अफ्रीका के देशों में साक्षरता दर, यूरोपीय देशों में तथा एशिया अफ्रीका के देशों में साक्षरता दर का अंतर राजनीतिक सहभागिता में अंतर पैदा करता है। अंतर पैदा करता है। कैसे? नागरिक चेतना, राजनीतिक सहभागिता की बात की जाए विद्यार्थियों, तो नागरिकों की चेतना, शिक्षा का स्तर, वैचारिक स्वतंत्रता, ये जहां पे ज्यादा होगी वहां पे आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक सहभागिता अधिक देखने को मिलेगी। आप देख लीजिए यूरोपीय देशों के अंदर राजनीतिक सहभागिता अधिक है क्योंकि वहां पे शिक्षा का स्तर है, साक्षरता दर अधिक है। एशिया व अफ्रीका के अंदर जो राजनीतिक उदासीनता देखने को मिलती है, उनके पीछे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? वो है शिक्षा के स्तर की। नागरिकों के अंदर उदासीनता है, नागरिक जागरूकता नहीं है, साथ साथ में वैचारिक स्वतंत्रता। अगर डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्ची है या डिक्टेटरशिप है, ऐसे शासन व्यवस्था के अंदर जहां पर लोगों को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी राजनीतिक सहभागिता कैसे बढ़ेगी? ठीक है ना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये बात है। अब है राजनीतिक सहभागिता का अभिजातीय स्वरूप। राजनीतिक सहभागिता का अभिजन स्वरूप। यानी राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक
सहभागिता जो है विद्यार्थियों, लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है, लेकिन वास्तविक धरातल पर यह शर्त कहीं नहीं टिकती। यह शर्त कहीं नहीं टिकती। कैसे? यानी राजनीतिक सहभागिता में क्या होता है? लोगों की प्रत्यक्ष भूमिका, यह लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। लेकिन वास्तव में आप देखते हैं तो लोकतंत्र में लोगों की जितनी भूमिका होनी चाहिए उतनी भूमिका हमें नजर नहीं आती। जैसा कि जोसेफ शुम्पेटर ने कहा, जोसेफ शुम्पेटर ने यह बात बताई विद्यार्थियों कि शासन चलाना, नीतियां बनाना, शासन चलाना नीतियां बनाना शासन चलाना, नीतियां बनाना राजनीतिज्ञों का काम है। आम नागरिकों का कार्य, आम नागरिकों की भूमिका चुनाव तक सीमित है। चुनाव तक सीमित है। यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। शासन चलाना, नीतियां बनाना, इसमें लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। जनता की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। जनता के इच्छा अनुसार कानून बनते हैं। सब दिखावा है। यानी शासन चलाना, ये नीतियां बनाना, ये काम कौन करते हैं? राजनीतिज्ञ करते हैं। आम नागरिकों का कोई पूछने वाला नहीं है। आम नागरिकों की पूछ तो उस दिन होगी जिस समय क्या होंगे? चुनाव होंगे। तो आम नागरिकों की भूमिका तो चुनाव तक ही सीमित होती है। जैसा कि रूसो ने भी कहा था, जीन जैक्स रूसो ने कहा कि ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक दिन आजाद होते हैं। जिस समय आम चुनाव होते हैं उस दिन जनता पूर्ण तरीके से आजाद होती है। उनकी हर कोई हाथ जोड़ता है, नेता वगैरह, भले वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो या सांसद उम्मीदवार हो। यानी कहने का मतलब विद्यार्थियों, जोसेफ शुम्पेटर ने सही बात बता दी कि शासन चलाना, ये नीतियां बनाना राजनीति का काम है, लेकिन आम नागरिकों की भूमिका कहां तक सीमित है? आम चुनाव तक ही सीमित रह गई है। और आजकल देखा जाए तो राजनेता तकनीकी कठिनाइयों के कारण, तकनीकी जटिलता के कारण नीति निर्माण में केवल सतही कार्य करते हैं। वास्तविक भूमिका ब्यूरोक्रेट व टेक्नोक्रेट की होती है। ब्यूरोक्रेट व टेक्नोक्रेट की होती है।
अब राजनेता भी आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है, उनको अनपढ़ राजनेता है या कम पढ़े लिखे हैं, वो टेक्नोलॉजी दृष्टि से इतने मैच्योर नहीं होते। इसलिए जो भी प्रोजेक्ट समझना होता है वो कौन समझते हैं? या तो उनका ब्यूरोक्रेट होता है वो, या टेक्नोक्रेट होते हैं वो। जैसे गोलमा देवी को उद्योग मंत्री बना दिया, अंगूठा छाप। अब ऐसी स्थिति में वो उद्योग से संबंधित नीतियां कैसे बनाएगी? 2009 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब मजबूरी थी, पूर्ण बहुमत था नहीं, निर्दलीयों का सहयोग जरूरी था। अब निर्दलीय सहयोग तब देंगे जब उनको मंत्री बनाएंगी, सरकार भी चलाना, निर्दलीयों का सहयोग भी लेना, खुश भी रखना। ऐसी स्थिति में कई बार समझौते करने पड़ते हैं, अनपढ़ भी मंत्री बन जाते हैं, कोई योग्यता है नहीं मंत्री बनने के लिए। अब आईएएस अफसरों को सैल्यूट करते हैं लोग, अनपढ़ अंगूठा छाप। ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों वे नीति निर्माण में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। वास्तव में काम जो उनका सचिव होता है, जैसे उद्योग मंत्री है तो उद्योग सचिव जो होगा वो, और जो टेक्नोक्रेट है, टेक्नोलॉजी का जिसको नॉलेज है, जो वहां काम कर रहा है, वास्तव में प्रोजेक्ट उनके द्वारा तैयार किया जाएगा, नीति निर्माण उनके द्वारा काम किया जाएगा। और ये जो है राजनेता सिर्फ सतही भूमिका निभाते हैं। यानी कहने का मतलब विद्यार्थियों मेरा यह है कि आजकल राजनीतिक सहभागिता के अंदर अगर देखा जाए तो किसकी भूमिका बढ़ गई है? आजकल राजनीतिक सहभागिता के अंदर भूमिका जो बढ़ी है वो अभिजन वर्ग की बढ़ी है। किसकी बढ़ी है? अभिजन वर्ग की भूमिका बढ़ गई है। जनसाधारण की भूमिका जो है सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। ठीक है, तो ये जो है राजनीतिक सहभागिता के बारे में जोसेफ शम्पीटर का कोई कथन पूछ ले 1 नंबर का तो आपको याद रखना होगा। बाकी नागरिक चेतना और राजनीतिक सहभागिता को विस्तार से समझाइए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब विद्यार्थियों राजनीतिक सहभागिता के 2 तरीके और है, एक परंपरागत और गैर परंपरागत। लेकिन नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत इनको हटा दिया गया है। उन्हीं तरीकों को वापस वही जो हमने पढ़े 2 तरीके, सामुदायिक सहभागिता और सरकार व जनता के बीच में परस्पर क्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पूरे चैप्टर में अभी आया है विद्यार्थियों। ये राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण, राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड के अंदर लगातार 18, 19, 20, 3 साल से आ रहा है। प्रमुख अभिकरणों, एक सेम क्वेश्चन नहीं पूछ जाता, ऐसे पूछ लेते हैं राजनीतिक सहभागिता के किन्हीं 2 अभिकरणों को समझाइए, या निम्न पर टिप्पणी लिखिए जिसमें 4 अभिकरणों के नाम दे दिए जाते हैं, वो आपको पूछ लिया जाता है। या किन्हीं 4 अभिकरणों को विस्तार से समझाइए, या किसी एक अभिकरण के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रत्याहन क्या है, आरंभक क्या है, परिप्रच्छा क्या है। ऐसे 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से बनते हैं। इसलिए इस चैप्टर में से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप तैयार करेंगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से ही आएगा विद्यार्थियों। 1-2 नंबर के तो कहीं से भी आ सकते हैं। जोसेफ शम्पीटर का कथन भी पूछ ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब अभिकरणों में पहला अभिकरण है विद्यार्थियों दबाव समूह। क्या है? दबाव समूह। यह ऐसे लोगों का संगठन होता है जो सामूहिक हितों के लिए संगठित होते हैं तथा
नीति निर्माण अपने हितों के अनुरूप हो, इसलिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। जैसे अखिल भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन आदि। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दबाव समूह प्रेशर ग्रुप क्या होता है? यानी ये ऐसे लोगों का संगठन होता है जो सामूहिक हित के उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं। इनका उद्देश्य एक ही होता है, ठीक है ना, सामूहिक हित, एक हित के उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं तथा नीति निर्माण अपने हित के अनुरूप हो, अपने हितों के अनुरूप हो, इसलिए सरकार पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। ये सत्ता में नहीं होते, ये चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार पर दबाव डालते हैं कि आपने हमारे हितों के अनुरूप कार्य नहीं किया तो हम सरकार का तख्ता पलट कर देंगे, क्योंकि ये संख्या में अधिक होते हैं। जैसे बीकेयू आंदोलन हुआ, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन हुआ, बिजली की दरों को कम किया जाए और कृषि को जो है WHO से WTO से बाहर किया जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। साथ साथ में किसानों को अधिक सब्सिडी दी जाए, प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजा दिया जाए, किसानों के ऋण माफ कर दिए जाए। ये सारी शर्तें किस हित के लिए होगी? भारतीय किसान यूनियन के हितों के लिए होगी। और सरकार के खिलाफ इसलिए मोर्चा खोलेंगे, इन्हें पता है कि किसानों से सरकार पंगा नहीं लेगी, क्योंकि किसान संख्या में अधिक है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे? जो किसान हैं, जो किसानों के हितों से जुड़े वे लोग शामिल होंगे। यहां पर सरकारी लोग शामिल नहीं होंगे, यहां पर उद्योगपति शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनका इनसे कोई मतलब नहीं है। और इस यूनियन में कौन जुड़ेंगे? मजदूर लोग जुड़ेंगे, जो कहेंगे कि भाई हमारी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए, ठीक है ना, और बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, कई प्रकार की मांगे हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर विद्यार्थियों देखा जाए तो ये दबाव समूह होता है, ये ऐसे लोगों का संगठन होता है जो समान हित के उद्देश्य से संगठित होते हैं और सरकार के ऊपर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं कि आपको नीतियां हमारे हितों के अनुरूप बनानी पड़ेगी, नहीं तो हम आने वाले समय में आपको वोट नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये भी राजनीतिक पार्टियां भी इनको, इन संगठनों से बात करती है कि आप जो है इस बार यूनियन के लोग बोलना, आप हमें समर्थन दो तो आपके किसान जो हैं हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारी सत्ता में, हम सत्ता में आ जाएंगे और आपके जो ऋण लिया हुआ है वो हम माफ कर देंगे। ऐसे राजनीतिक दल खेल खेलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये भी चुनाव में हुआ, ठीक है ना, 2018 के राजस्थान के चुनाव में हुआ। कांग्रेस ने वादा किया था कि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो किसानों का समस्त ऋण जो है वो माफ कर दिया जाएगा। सत्ता में आ गई, लेकिन आने के बाद में तो वही राजनीतिज्ञों का वही काम होता है, ठीक है ना। अब जो सहकारी ऋण थे वो माफ कर दिए और जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिए गए थे वो माफ नहीं हुए, तो किसान तो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो सरकार के ऊपर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। दूसरा अभिकरण है विद्यार्थियों आरंभक। आरंभक का मतलब होता है प्रस्ताव तैयार करना, प्रस्ताव तैयार करना। प्रस्ताव तैयार करने का मतलब यह है विद्यार्थियों
प्रस्ताव तैयार करना काम विद्यार्थियों व्यवस्थापिका का होता है, लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र में वो व्यवस्था, प्रतिनिधि लोकतंत्र में वह व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके, जिसमें मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके व्यवस्थापिका के पास भेज देते हैं। किसके पास भेज देते हैं? व्यवस्थापिका के पास विचार और मतदान के लिए भेज सकते हैं। तैयार करके व्यवस्थापिका के पास संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके व्यवस्थापिका के पास विचार हेतु भेज देते हैं। विचार और मतदान के लिए भेज सकते हैं। विचार व मतदान हेतु भेज सकते हैं। बहुत ही नाम से पता चल जाएगा। आरंभ करो यानी प्रस्ताव तैयार करो, प्रस्ताव तैयार करो। कानून निर्माण के संबंध में प्रस्ताव तैयार कौन करता है? व्यवस्थापिका करती है, ठीक है ना। वो कानून निर्माण का काम करती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कानून बनाना, कानूनों को लागू करना, कानूनों की जांच करना। तो कानून बनाने का काम किसका है? व्यवस्थापिका का। लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। जांच करना संविधान के अनुरूप है या नहीं, न्यायपालिका का है। लेकिन जनता खुद जो है वो किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार कर देती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हम कानून नहीं बना सकते, हम संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार नहीं कर सकते, हमारी संसद करती है। लेकिन कुछ देशों के अंदर जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहां प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है, वहां पर जनता खुद यानी मतदाता खुद जो है कोई संविधान संशोधन या कोई कानून बना करके किसके पास भेज देते हैं? व्यवस्थापिका के पास भेज देते हैं। क्योंकि कानून बनाने का काम किसका है? व्यवस्थापिका का है। लेकिन ये पहल किसने की? आरंभ किसने किया? प्रस्ताव तैयार किसने किया? मतदाता ने किया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आरंभक। आरंभक यानी आरंभ, प्रस्ताव तैयार करना। जैसे प्रस्ताव तैयार करने का काम व्यवस्थापिका का, लेकिन जन साधारण प्रस्ताव तैयार करके व्यवस्थापिका को भेज देती है और व्यवस्थापिका उस पर मतदान करके उस विधेयक को क्या बना देती है? कानून बना देती है। तो ये कानून का निर्माण किसकी पहल से हुआ? जनता की पहल से हुआ। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रस्ताव तैयार करना आरंभक कहते हैं। कई बार आया आरंभक क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आरंभक पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, प्रस्ताव तैयार करना, बस। यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंदर मतदाता स्वयं किसी कानून निर्माण व संविधान संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार करके व्यवस्थापिका के पास में भेज देते हैं और व्यवस्थापिका उस पर मतदान करके कानून बना देती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आरंभक कहते हैं। अभी इससे पहल किसने की? जनता ने की। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आरंभक पड़ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 2 अभिकरण हैं। थैंक यू।